नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका दैनिक जागरण आईनेक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक। दोस्तों, आज का हमारा सेशन थोड़ा ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, इसलिए क्योंकि हमारा ये सेशन फोकस्ड होने वाला है बच्चों और टीन्स पर। वो बच्चे और टीन्स जिनके बारे में कभी कभी हम ये सोचते हैं कि कभी हम जब डिप्रेशन में हों, जब कभी हम स्ट्रेस में हों, तो उनको बुला लें, उनके साथ मिलकर थोड़ा एंजॉय कर लें, थोड़ा चिल कर लें, सो दैट कि हम स्ट्रेस फ्री हो सकें। बट क्या हो जब हमारे वो बच्चे और वो टीन्स ही डिप्रेशन में आ जाएं? आप भी शॉक्ड हो गए होंगे मेरी तरह सुनकर, बट WHO की लेटेस्ट रिसर्च तो कम से कम यही बताती है, जिसमें बताया गया है कि प्रेजेंटली 7.7 मिलियन बच्चे और टीन्स मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर और डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं। आपके लिए भी शॉकिंग होगा जैसे मेरे लिए था, बट अब वक्त है जब हम इस चीज़ को लेकर अवेयर हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, अपने घर के बच्चों को लेकर, अपने घर के टीन्स को लेकर। अगर उनके साथ भी आप कुछ चेंजेस फील कर रहे हैं, अगर आप उनको अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली से दूर होता हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो छोटी छोटी सी बात पे चिड़चिड़ा रहे हैं या उनके बिहेवियर में किसी तरह के चेंज आ रहे हैं, तो आप भी अवेयर हो जाइए। और आपके बच्चे भी अगर इसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे हम अपने इस वेबिनार के थ्रू। और हमारे इस वेबिनार पर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आराधना गुप्ता जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने आज जा रहे हैं वो वाकई बहुत वास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो बच्चे, जो हमारे घर की शान हैं, जो जिनसे चहल पहल रहती है घर में, वो अगर डिप्रेशन में आ जाएं, वो टीन्स अगर डिप्रेशन में आ जाएं, तो वाकई बहुत सीरियस ये मैटर बन जाता है। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चों में डिप्रेशन के इस समय प्रेजेंटली अगर देखें तो क्या रीजंस ऐसे बन रहे हैं जिन पर अगर पेरेंट्स पहले ही कंट्रोल करें तो उनको शायद हम अपने बच्चों को डिप्रेशन में, अपने टीन्स को डिप्रेशन में जाने से रोक सकें? सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। आपने बहुत रिलेवेंट और सिग्निफिकेंट टॉपिक को सेलेक्ट करा है। अगर हम बच्चों के डिप्रेशन या उनसे रिलेटेड कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात करें, तो सबसे पहले हमें उनके बचपन को उनके नज़रिए से समझना होगा। ये पहले जैसा बचपन नहीं है जहाँ पर जैसे हम केयर फ्री चाइल्डहुड या हम मस्त मौला जीवन मानते थे। आजकल के बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि उनको हर जगह अपने आप को प्रूव करना है और उनका जो वर्थ है दैट इज़ मेजर्ड अकॉर्डिंग टू देयर एकेडमिक अचीवमेंट। तो उन्हें हर जगह A+ लाना है, एकेडमिकली, हॉबीज़ में, सोशल स्किल्स में, और इन सब को पाने के लिए वो ओवर शेड्यूल्ड हैं। मेरी क्लिनिक में 6 साल का एक बच्चा आया, उसका न्यू ब्रदर था और मैंने उससे पूछा तुम किस टाइम उससे खेलते हो? तो उसने कहा स्कूल से आता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ तो वो सो रहा होता है, फिर मैं कोचिंग चला जाता हूँ, फिर मैं हॉबी क्लास में जाता हूँ, रात में आता हूँ तो फिर सो जाता हूँ। तो कुछ पाने के लिए बच्चों को बहुत खोना भी पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखो तो ये पूरा सिनेरियो डिजिटल वर्ल्ड है। तो डिजिटल वर्ल्ड में सोशल मीडिया में अपना एक्सप्रेस करना है, अपना एग्जिबिट करना है, ये भी अलग तरह का स्ट्रेसर लेकर आ रहा है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इस समय का चाइल्डहुड है वो टॉक्सिक चाइल्डहुड है, जिसमें डिजिटल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें ओवर शेड्यूल्ड हैं, ओवर एक्सपेक्टेड हैं चिल्ड्रन, उन्हें वर्क करना है। और अगर हम उनके सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो अर्लियर टाइम में जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो उनके पास बहुत सारे कंपेनियंस थे, उनके पास रोल मॉडल्स थे जिनसे वो डिस्कस कर सकते थे। अब पेरेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, ओवरवर्क्ड हैं, तो उनके पास वो सपोर्ट भी अब मिसिंग होता चला जा रहा है। साथ ही साथ अगर मैं उनके लाइफस्टाइल की बात करूं तो स्क्रीन टाइम को एक सबसे बड़ा नुकसान है, उनका बेड टाइम लेट हो रहा है, देर रात तक जग रहे हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। अगर हम उनके फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो। उन्हें कहीं पर भी रिलैक्सेशन या स्पोर्ट्स के लिए टाइम ही नहीं है, अदर देन जब वो हॉबी क्लासेस की तरह उसमें जाएं। या अगर उनके हम ईटिंग हैबिट्स की बात करें तो सिर्फ जंक फूड पे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये टॉक्सिक चाइल्डहुड है जो इन सब रीजंस, इन सब के लिए रीज़न बन सकता है या बन रहा है। तो अब पेरेंट्स को डिसाइड करना है कि क्या वो अपने बच्चों के लिए इस टॉक्सिक चाइल्डहुड के लिए मंजूरी देंगे या वो कुछ करना चाहते हैं जिससे हम इनकी निगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकें और बच्चों को सेव कर सकें।
सो डॉक्टर साहब, ये आपने जो बीच में बात कही वो वाकई बहुत सही कही, क्योंकि आजकल जो फैमिलीज़ हैं वो न्यूक्लियर हो रही हैं बहुत तेज़ी से, और इस न्यूक्लियर फैमिली के बीच में क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बोथ आर वर्किंग, और उस बीच में वो बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और तो क्या कहीं ना कहीं ये रीज़न बनता है बच्चों के लिए कि वो पेरेंट्स उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो अकेले हैं, और अगर ऐसा है तो फिर बच्चों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन और वो अकेला ना फील करें खुद को, इन सब से दूर रखने के लिए फिर क्या किया जाए, कैसे उनको खुश रखा जाए? देखिए, जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसका बच्चों के मेंटल हेल्थ पर असर पड़ना बहुत नेचुरल है। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली दोनों के अपने अपने प्लसेस और माइनसेस हैं। न्यूक्लियर फैमिली में स्ट्रेस्ड हैं पेरेंट्स, ओवरवर्क्ड हैं, और बच्चों के पास देखिए पेरेंटिंग का जो रोल है वो सिर्फ फिजिकल नर्चरिंग नहीं है कि हम अच्छा फूड दे दें, क्लोथ दे दें, एकेडमिक दे दें, एजुकेशन दे दें, कुछ इमोशनल और सोशल सपोर्ट भी हैं। उनको लव चाहिए, अटेंशन चाहिए, क्वालिटी टाइम चाहिए, और यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि जो वैल्यूज़ डेवलप होनी है वो भी सोसाइटी या स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सिंपल सा एग्जांपल देखिए कि मीडिया इन्फ्लुएंस में पहले हमारे फेस्टिवल्स हमारे एल्डरली तय करते थे, क्या मिठाई बनेगी, कैसे सेलिब्रेट होगा। अब हमें मीडिया बताती है बच्चों को चॉकलेट्स देनी है, यहाँ पर ये नाश्ता लगाना है। तो जो वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर है हमारा, वो भी मीडिया इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये सारी न्यूक्लियर इश्यूज फैमिली के अपने इश्यूज हैं, बट दिस इज़ अ रियलिटी, तो कुछ तो करना ही है। देखिए, एक चीज़ जो मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो कभी कभी कॉम्पनसेटरी पेरेंटिंग करते हैं कि अच्छा हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो हम उन्हें कुछ गिफ्ट्स दे रहे हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें दे रहे हैं, तो उसको कह करके शायद वो अपना लोड कम कर रहे हैं, अपनी गिल्ट फीलिंग कम कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ नॉट हेल्पफुल। आपको क्वालिटी टाइम देना है बच्चे को, क्वालिटी टाइम जिसमें वो कनेक्ट कर सके। जितना टाइम आपके पास है उसमें डोंट्स ना कह के आप उन्हें डोज बताओ कि क्या करना है उन्हें। कुछ ऐसे फैमिली गैदरिंग्स या फैमिली इवेंट को प्लान करना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो पेरेंट्स कर सकते हैं कि वन ऑफ द मील वेदर लंच और डिनर साथ में कर सकें, जिससे कि बच्चों को भी एक कनेक्शन फील हो। उनको लोनलीनेस के, ठीक है फिजिकली वो अकेले ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, मगर अपने बिहेवियर के थ्रू बच्चों को ये कहा जा सकता है आई एम देयर फॉर यू। तो अगर ये मैसेज बच्चों तक पहुंचा सकते हैं पेरेंट्स, तो आई थिंक हम इस चैलेंज को भी मीट आउट कर देंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों को अगर हम किसी भी तरह से ये फील करा दें कि आई एम ऑलवेज विद यू। क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसा है जब बच्चों को हमारी ज़रूरत पड़ती है, वो अकेले हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि अब ऐसे में क्या किया जाए, और उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स वो खुद को लोनली फील करते हैं। डॉक्टर साहब, सेम ऐसे ही मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसी तरह से आजकल के बच्चे हैं, हम लोग देखते हैं कि बच्चा है वो अकेला बैठा है, खुद को लोनली फील कर रहा है, तो हम लोग उसको एज के साथ जोड़ने लगते हैं कि अब वो बड़ा हो रहा है, तो वो शांत रहने लगा है। और हम लोग जब उसको दूसरों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो भी यही कहते हैं कि अब बड़ा हो गया है तो थोड़ा शांत रहने लगा है, या अब लोगों से कम बात करने लगा है। तो ऐसे क्या बिहेवियरल चेंजेस हो जिनको देख के हमें ये नोटिस कर लेना चाहिए कि नहीं, ये चेंजेस एज की वजह से नहीं है, ये चेंजेस कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये ऐसे कौन से वो चेंजेस हो सकते हैं डॉक्टर? देखिए, आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा, क्योंकि बच्चे अपने बिहेवियर के थ्रू अपनी डिस्ट्रेस को बहुत स्पष्ट तरीके से पेरेंट्स को शो करते हैं। अब ये उनके सिग्निफिकेंट अदर्स और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको समझें। एक सिंपल सा पैरामीटर आपको देना चाहेंगे, अगर बच्चे के फंक्शनिंग में किसी भी तरह का इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट सडन चेंज है तो वो किसी ना किसी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का इशारा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे के स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं, स्लीप की ड्यूरेशन चेंज हो रही है, कुछ चीज़ें वो एंजॉय करता था, अपने फैमिली मील को एंजॉय कर रहा है या साथ एंजॉय कर रहा है, सडनली वो सोशल इंटरेक्शन से अलग हो रहा है, उसके इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं। सिंपलर वे में कि जो भी उसकी डेली फंक्शनिंग पहले थी उससे अलग हटके और एकदम सडन उसने चेंजेस आए हैं, तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चे की तरफ से पेरेंट्स को। आई थिंक आई मस्ट से कि इट इज़ अ क्राई फॉर लव, क्राई फॉर अटेंशन, कि मुझे ज़रूरत है, अब मुझे देखो।
और ऐसे में पेरेंट्स को सबसे पहले मुझे लगता है कि एक संवाद कायम करना चाहिए कि हाँ, हम समझ में आ रहा है कि तुम्हें हमारी ज़रूरत है, तुम हमसे कह सकते हो। तो अवेलेबिलिटी एंड अनकंडीशनल लव, ये एक बेस्ट वे हो सकता है बच्चों को कनेक्ट रखने का। डॉक्टर साहब, क्या यही सेम चीज़ें, यही सेम सिम्टम्स टीन्स के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं कि उनमें भी कुछ इसी तरह के चेंजेस अगर नज़र आए तो हमें अपने टीन्स के, क्योंकि टीन्स के साथ तो ऑफकोर्स ये होता है कि अब वो बड़े हो गए, अब उनकी अपनी दुनिया है तो वो उसमें थोड़ा सा रहना चाहते हैं, इसलिए उनको अगर अकेला रहना चाहते हैं तो उनको छोड़ दो। तो क्या टीन्स के लिए भी यही सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो अकेले नहीं रहना चाहते? देखिए, पेरेंटिंग की अगर मैं बात करूं तो लेट चाइल्डहुड जो है और जो एडोलसेंट पीरियड है उनकी पेरेंटिंग चेंज होती है, मगर जो बच्चे की तरफ से सिम्टम्स आ रहे हैं वो आपको सेम ही मिलेंगे। ये सडन चेंज हो रहा है, एडोलसेंस को थोड़ी स्पेस चाहिए, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, तो वो तो हमको देनी है, अदरवाइज उनको सब कुछ लगेगा कि इंटरफेयरिंग है, तो इतना सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप उस स्पेस को रिस्पेक्ट करें, उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें, बट स्टिल ऑब्जर्वेशंस में रखें, उनसे कनेक्ट रखें, और जहाँ पर भी आपको लगता है उनकी ज़रूरत है आपको, या आपकी ज़रूरत उनको है, वहाँ पर आप अपनी अवेलेबिलिटी दिखाएं, होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर इस तरह के चेंजेस बच्चों में या टीन्स में नज़र आ रहे हैं और अगर हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो ये किस तरह की परेशानियों में आगे बढ़ सकते हैं? क्या हमें मतलब और भी ज़्यादा डेंजरस रिजल्ट इसमें देखने को मिल सकते हैं? क्या ऐसा है? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, एडोलसेंट एज पर अगर कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और उसको वहाँ पर हैंडल नहीं किया जा रहा, तो उसके जो रिपरकशंस हैं वो एडल्टहुड तक जाएंगे। तो एक मेंटल इश्यूज को हैंडल करने वाला जो एडोलसेंट है, उसको जहाँ हेल्प नहीं मिली है, वो एक हेल्दी एडल्ट में कन्वर्ट तो नहीं होने वाला है। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, उसकी फिजिकल वेलबींग, उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग एट स्टेक आएगी। मे बी वो बहुत बेहतर रिलेशन ना बना सके, मे बी अपने पोटेंशियल्स को वो बहुत अच्छा इस्तेमाल ना कर सके, जितना उसे ग्रो करना है, जितनी अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना है, वो उतना ग्रो नहीं कर पाएगा, और डिसीजन मेकिंग स्किल्स इफेक्ट होती हैं, सोशल स्किल्स। तो हमें अर्ली अगर आप इंटरवेंशन दें तो हम एडल्टहुड में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ कन्वे कर रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चे को हमेशा हेल्दी और हमेशा खुशहाल देख रहे हैं और अचानक से देख रहे हैं कि उनमें किसी तरह की कोई चेंज नज़र आ रहा है, कि वो खुद में अकेला बैठना पसंद कर रहा है, वो आपकी छोटी छोटी सी चीज़ पे चिड़चिड़ा रहा है, तो ज़रूरत है कि आप उसे थोड़ा सा समय दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। और इसलिए ज़रूरी हो जाएगा कि कहीं आगे चलकर चीज़ें और ज़्यादा ना बिगड़ जाएं। अपने इसी कन्वर्सेशन में मैं अपने एक्सपर्ट से डॉक्टर आराधना जी से पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब, अब बच्चों में अगर चेंजेस आ रहे हैं, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है या इस तरह के चेंजेस और भी हमें कुछ नज़र आ रहे हैं, तो किस तरह से उनसे डील किया जाए? क्योंकि कई ऐसी जगहें, जैसे हम पेरेंट्स उनके साथ हर बार नहीं हो सकते, बच्चा स्कूल भी जा रहा है, बच्चा प्लेग्राउंड भी खेलने जा रहा है, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग करें जो अब धीरे धीरे बच्चा स्कूल में भी ठीक होने लगे, फील करने लगे? क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो बच्चा ऑफ कोर्स स्कूल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, प्लेग्राउंड पे भी उसका मन नहीं लगता। तो ऐसी क्या चीज़ें करें जो बाहर भी वो पेरेंट्स से दूर रहकर फिर अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील करने लगे? देखिए, एक बहुत अच्छी और मार्के की बात आपने ये कही है कि पेरेंट्स हर जगह बच्चे के साथ नहीं हो सकते, और वैसे भी पेरेंटिंग का सिर्फ एक ही एम है कि हम अपने बच्चों को सक्षम बना सकें, कि हमारी एब्सेंस में भी बच्चे बेस्ट रिजल्ट्स दे सकें, अपनी ज़िंदगी जी सकें। आई थिंक कि पेरेंट्स को प्रोएक्टिव होना चाहिए। प्रोएक्टिव मीन्स कि हम उनके मिसबिहेवियर को डील करें, उससे बेटर है हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसे टूल्स, ऐसे तरीके अपनाएं जिससे कि हम उस तरह की नेगेटिव इमोशनल स्टेट तक बच्चों को पहुंचने ना दें। और इसका एक बेहतरीन तरीका हो सकता है कि पेरेंट्स शुड वर्क एज एन इमोशनल कोच। अगर आप ये देखो कि पेरेंट्स हर तरह की सुविधाएं देते हैं, एकेडमिक बहुत हेल्प करेंगे, स्पोर्ट्स में हेल्प करेंगे, बट किसी फादर या मदर को ये सुना है बताते हुए बच्चे को कि जब तुम्हें गुस्सा है तो तुम क्या करना, या तुम्हें बुरा लग रहा होगा, उससे झगड़ा हो गया, अब तुम क्या करना? क्योंकि हम लोग भी नेवर टॉक अबाउट इमोशंस हम लोग को लगता है कि बच्चे अपने आप ही सीख जाएंगे उसमें क्या सिखाना, मगर बच्चों के पास वोकैबुलरी नहीं होती
जब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं हमें क्या हो रहा है तो हम सब मिक्स मैच कर देते हैं। तो बच्चे सैड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, हर्ट हैं, बैड फील कर रहे हैं, वो पूरा ऑफ सब मिल जुला कर उनके पास एक ही इमोशन रह जाता है, इरिटेशन हो रहा है, एग्रेशन हो रहा है। तो फर्स्ट पेरेंट्स को ये वोकैबुलरी डेवलप करनी है। अब एडल्ट्स में भी देखो कि हमें बचपन में नहीं सिखाया गया है तो हमेशा हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, यार लो फील कर रहे हैं, मूड खराब है। इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते कि हमें क्या हो रहा है। तो हमारे पेरेंट्स ने भी वही चीज़ करी और हमें अब वो नहीं करना है क्योंकि अब टॉक्सिक चाइल्डहुड से वो गुजर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग कि आप वोकैबुलरी डेवलप करो। आप बच्चे को जाकर बोलो कि आई नो तुम्हारे फ्रेंड से झगड़ा हो गया, तुम्हें पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, आई नो तुम सैड फील कर रहे हो एंड इट इज़ ओके टू फील सैड एंड ओके टू फील एनीथिंग, क्योंकि फीलिंग्स हैं, हम ह्यूमंस हैं तो फीलिंग्स हैं, बिल्कुल है ना। तो उन फीलिंग्स को हमें बहुत ही सहज तरीके से महसूस करना है। तो पहले वोकैबुलरी बताइए बच्चे को, फिर बच्चे को ये अलाउ करिए कि वो अपनी फीलिंग्स को फील कर सके। उसे ऐसे नहीं कहना कि ऐसा गुस्सा नहीं होता, तुम बच्चे कहाँ गुस्सा होते हैं, बच्चे क्या बुरा मानते हैं, ये नहीं, ठीक। एंड थर्ड थिंग कि उनको ये बताओ आई एम हियर यू, आ जाओ मेरे पास, हम लोग ढूंढते हैं कोई तरीका क्या हो सकता है। अगर एंगर है तो लो ये ट्राई कर लेते हैं, अगर बुरा मान रहे हो तो कैसे काम करना है। तो हमें ऑप्शंस भी देने हैं। अगर इस तरह से पेरेंट्स वर्क करेंगे तो आई थिंक कि इमोशनल स्किल्स डेवलप होंगी और सारे बच्चे खुद में सक्षम होंगे कि वो अपने इमोशंस को हैंडल कर सके। तो पेरेंट्स रहे ना रहे साथ में, हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। एग्जैक्टली क्योंकि जब हम अपने बच्चों के साथ अपने फ्रेंड्स की तरह बिहेव करने लगते हैं ना, उनके हर एक इमोशंस को समझने लगते हैं, उनको डांटने के बजाय उनको करीब से समझने लगते हैं, तो ये फॉर्मूला आई थिंक कि थोड़ा ज़्यादा काम करता है कि जब वो उनके कम मार्क्स आएँ तो हम उनको डांटने के बजाय उनको समझाएं, उनको समझें कि ठीक है, जस्ट चिल, कोई बात नहीं, अभी कम आया, अगली बार इसको समझेंगे, और उसमें साथ में हम उनका साथ दें। तो आई थिंक कि ये जो उनके चारों तरफ का जो बिहेवियर, जो हम लोग एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, वो उनको थोड़ा सा इजी फील कराएगा। एक चीज़ यहाँ पर रुचि और बोलना चाहेंगे, जैसे अधिकतर पेरेंट्स आते हैं क्लिनिक सेटअप में तो कहते हैं हम तो अपने बच्चे से बहुत बात करना चाहते हैं, मगर हमसे कुछ शेयर ही नहीं करता। ठीक है, तो बच्चा तब शेयर करना बंद करता है जब बच्चे को ये लगता है हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, yes. या सुनी जा रही है तो हमें उपदेश देने के लिए हमारी फीलिंग को नहीं समझ रहे हैं। तो जहाँ हम अपने लोग की भी बात करें, हम उसी से बात करना पसंद करेंगे जो हमें लगता है कि मैं समझ रहा है। तो पेरेंट्स को यहाँ पर और उनके लेवल पर आना है, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना है कि हम समझ पा रहे हैं तुम कैसा महसूस कर रहे हो और इट इज़ ओके टू फील लाइक दैट। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अब अलग मोड में चला जाएगा, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग सोसाइटी की डिमांड को देखते हुए अब अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं। जैसे उसका एक एग्जांपल ले लें कि हम अपने बच्चे को टेक सेवी बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं। तो हम चाहते तो हैं कि वो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बन जाए, बट वहीं दूसरी ओर क्योंकि हम मोबाइल से भी उसको दूर रखना चाहते हैं कि मोबाइल में लगा रहेगा तो पता नहीं क्या सीखेगा या आइज़ पर इफेक्ट होगा। तो अब इस चीज़ में हम कैसे अटैच करें, कैसे उन दोनों को जोड़ें कि अब वो टेक सेवी भी बन जाए और मोबाइल भी बहुत ज़्यादा ना यूज़ करें? क्या इसके बीच का कोई रास्ता है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये आज के पेरेंट्स और बच्चों की थोड़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा मोबाइल लेके कुछ सीखना चाहता है तो पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, वो ज़्यादा मोबाइल ना यूज़ करे, बट हाँ, वो टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बन जाए। हाँ, एग्जैक्टली ये डायलेमा और मैं कहूँगी ये चैलेंज प्रेजेंट टाइम में सबसे बिग चैलेंज बनकर उभरा है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है आजकल की दुनिया। हाँ, और मैं तो ये कहूँगी कि डिजिटल या टेक्नोलॉजी इज़ अ न्यू एमली कॉल्ड गॉड फॉर बच्चा, उनको यही से अलग नहीं कर सकते हैं हम। मगर मैं तो ये कहूँगी कि टेक्नो जो इम्पैक्ट है दैट इज़ लाइक सुनामी। जब आती है ना तो सब कुछ आपका बच्चे का फिजिकल, आपका इमोशनल, सोशल, सारे वेलबींग को उड़ा कर ले जाएगी, बिल्कुल, है ना। तो अब ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टेक्नो सुनामी जो आ रही है और जो घूम रही है सब तरफ, उसको कैसे एक शांत समुद्र में बदलें, कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, ना कि टेक्नोलॉजी हमें यूज़ कर दे। आप मैक्सिमम टाइम पे आप देखो, वी हैव एजुकेशनल प्लान, वी हैव ट्रैवल प्लान, वी हैव फाइनेंशियल प्लान, पर क्या हमें से कोई भी मीडिया प्लान बनाता है? नहीं।
तो वो आ रहा है और हम उसको फ्री छोड़ दे रहे हैं। तो कुछ प्लानिंग होनी चाहिए पेरेंट्स की तरफ से, कुछ रूल्स होने चाहिए कि हाउ, व्हेन, वेयर, कब यूज़ करेंगे, कितना यूज़ करेंगे, किस समय यूज़ करेंगे, एंड दैट रूल शुड बी वेरी कंसिस्टेंट एंड बी फर्म। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि हाँ 10 मिनट के लिए दे रहे हैं और बच्चे ने आके रोना शुरू करा, आपने अलाउ कर दिया। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर उन रूल्स से कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। तो रूल्स फॉलो करने हैं। कुछ घर में मुझे लगता है जैसे स्क्रीन फ्री जोन बनाने चाहिए, स्क्रीन फ्री टाइम बनाना चाहिए कि ये टाइम है जहाँ पर फैमिली का कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा, मगर ये फैमिली रूल्स होने चाहिए और पेरेंट्स को एक गुड रोल मॉडल बनकर उनको फॉलो भी करना होगा, तभी ये चीज़ें ज़्यादा वर्क कर पाएंगी। आप देखिए बच्चों के लिए मोबाइल इस समय बहुत ज़रूरी है। अगर हम पेपर भी अगर आप देखो तो अधिकतर ये न्यूज़ आ जाती है कि बच्चे से मोबाइल लिया तो बच्चा घर छोड़ के चला गया या उसने सुसाइड का अटेम्प्ट कर लिया। तो इससे इंटेंसिटी समझ में आती है कि बच्चों के लिए ये स्क्रीन और ये सब कितना ज़रूरी है। तो हमें जो ये टेक्नो टेंट्रम है, टेक्नोलॉजी से अलग करके जो बच्चे टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं, जो अपना जिद दिखा रहे हैं, उसको भी वाइजली हैंडल करना है। उसके लिए एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप टाइम लिमिट दो कि हाफ एन आवर के लिए आप यूज़ कर सकते हो, मगर बिफोर 20 मतलब 5 मिनट रह जाए तो जाके बच्चे को एक रिमाइंडर दो, जिससे वो जो कुछ भी देख रहा है उसको वो वाइंड अप कर सके। आप अचानक से लोगे तो इंटेंसिटी उनके रिएक्शंस की बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारा कंटेंट और हम जो ड्यूरेशन है उस पर हमारे पेरेंट्स का एक चेक है, और जब भी वो इस तरह के रिएक्शंस देते हैं तो आप भी उनसे कह सकते हो यस हमें पता है तुमसे मोबाइल लिया है, तुमको बुरा लग रहा है ना, बट स्टिल दिस इज नॉट गुड, तो हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे। तो हमें उनकी फीलिंग को वैलिडेट करना है कि हम समझ रहे हैं तुमको बुरा लग रहा है, बट स्टिल ये गुड नहीं है, अच्छा नहीं है, इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। तो अगर एक फीलिंग लेवल पे कनेक्ट होगा ना तो बच्चे कहीं तो हमें सपोर्ट करेंगे। बट रोल मॉडल अच्छा बनना है, रूल्स बनाने हैं और कंसिस्टेंटली उन्हें फॉलो करना है। तो ये हमारा जो सुनामी है ना वो एक शांत समुद्र बनेगा और बच्चों को ये पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी उनका प्रिविलेज है, उनका राइट नहीं है। दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू यूज इट। डॉक्टर साहब यही चीज़ अगर हम टीन्स के लिए अगर इस चीज़ को पूछें तो क्योंकि टीन्स का एक जो बिहेवियर है, जो नेचर है, वो ऐसा हो जाता है कि अगर पेरेंट्स इस चीज़ के लिए ज़्यादा मना कर रहे हैं तो वो एग्रेसिव होने लगते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो टीन्स से कैसे मतलब इन चीज़ों से निपटा जाए? देखिए यहाँ पर फिर वही चीज़ मैं रिपीट करना चाहूँगी कि पेरेंट्स को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, है ना। ये एग्रेशन है टीन्स का, ये रातों रात तो नहीं आया है। अगर वो इमोशनल कोच बनकर बच्चे को पहले से ही इन चीज़ों को हैंडल करना सिखाएं, इन फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करना सिखाएं, तो उतनी इंटेंसिटी पे एग्रेशन नहीं जाएगा। मगर अगर अब जो चीज़ हो चुकी है और आप उसको नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट टेक द प्रोफेशनल है ना। चीज़ों को अपने आप हैंडल करते नहीं बन रहा है तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास आप जाओ, वो आपको हेल्प कर सकते हैं विदाउट एनी स्टिग्मा कि हमें नहीं जाना। वी आर देयर फॉर यू, ऑफ कोर्स वी आर देयर फॉर यू। और सिर्फ एक्सपर्ट्स ही नहीं, हम सभी आपके साथ हैं, एक एक्सपर्ट के तौर पर, एक मीडिया के तौर पर, और इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं हम वो इसीलिए आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहते हैं, सो दैट कि ऐसी किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू आप तक पहुंचाते रहें। एंड क्योंकि हमारा जो टाइम है वो वाइंड अप की ओर बढ़ रहा है, तो जाने से पहले मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल और पूछना चाहूँगी। हालांकि हमारा जो टॉपिक है वो इतना वास्ट है कि इसमें हम लोग अभी और लंबा डिस्कशन करते रहें तो वो भी कम पड़ेगा, बट मैं डॉक्टर साहब से एक चीज़ पूछूंगी कि डॉक्टर साहब जब बच्चों के चिड़चिड़ेपन की बात आती है, उनके डिप्रेशन की बात आती है, तो ऑफकोर्स चिड़चिड़ापन एक बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है। अब उसको हैंडल करना पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स होते हैं उसको ज़्यादा टैकल ही नहीं कर पाते कि चिड़चिड़ा रहा है बच्चा, अब उससे नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसको कैसे डील करें, चिड़चिड़ेपन को, बच्चे को कैसे उसको काम करें? देखिए जैसे अभी मैंने कहा कि कुछ एम्ब्रेला टर्म होते हैं जिसके अंदर हमारे सारे नेगेटिव इमोशन छुप जाते हैं। इरिटेशन है, एंगर है, तो पहले तो हम पेरेंट्स को ये समझना है कि इस इरिटेशन
एग्जैक्टली ये इरिटेशन है, ये किसी तरह से सैडनेस तो नहीं है, किसी तरह का चैलेंज तो उसकी लाइफ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसी इवेंट्स तो नहीं है जिससे वो बैड फील कर रहा है और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो हमें सबसे पहले तो उसके इरिटेशंस को स्पेसिफिक शब्द देने हैं, उनके रीजंस को समझना है और उसको ये अगेन हमें जाकर एक संवाद कायम करना है। उसको ये बताना है कि हम समझ पा रहे हैं कि तुम किसी दौर से गुजर रहे हो, ठीक है, टेक योर टाइम, अभी तुम्हें बात नहीं करनी है, हम लोग बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो वो चिड़चिड़ाहट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर ये और बहुत इनिशियल लेवल पर है तो मैं कहूँगी कि शायद चिड़चिड़ाहट का एक रीज़न ये भी है कि बच्चों की लाइफ में कहीं पे भी रिलैक्सेशन या फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो सिर्फ मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं और वो बहुत स्ट्रेस्ड हैं। तो अगर आप उन्हें कुछ रिलैक्सेशन या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कुछ फिजिकल एक्टिविटी उनकी लाइफ में ला सकते हो तो वो एक तरह का कैथार्टिक और इंटरवीनिंग काम करेगी। और अगर फिर भी चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं तो बच्चों को जाकर एक अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स बताना चाहिए कि आप यहाँ पर जाकर किसी से बात कर सकते हो। अपनी बच्चों के पास ऑप्शन दे दीजिए एंड लेट देम डिसाइड कि वो किस तरह से किससे मदद लेना चाहते हैं। अब डॉक्टर साहब, यही जब हम लोग मोबाइल की बात कर रहे हैं तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे याद आ रही है कि जब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल पे गेम खेलते हैं या कुछ भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं तो बहुत स्मार्टली काम करते हैं, तो और लेकिन वहीं पर जब उनसे पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ पूछ लो तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ना कर पाएँ। ऐसे में जो पेरेंट्स का प्रेशर होता है, क्या होता है कि ये जनाब तो मोबाइल देखते हैं तो बहुत कुछ करा लो, मोबाइल के तो ये हीरो हैं लेकिन पढ़ाई में इनका डब्बा गोल है। तो ऐसे में क्या ये चीज़ें भी बच्चों को लेकर यहाँ पर हमें कुछ समझने की ज़रूरत है? आपने बहुत एक प्रेवलेंट समस्या की तरफ इशारा कर दिया है, क्योंकि देखिए मोबाइल का यूज़ करना एक अलग चीज़ है, ओके, वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर बच्चा एकेडमिकली नहीं कर पा रहा या मैं कहूँगी अपनी उम्र के अनुरूप समझ को नहीं दिखा रहा है तो फिर उस बच्चे का एक असेसमेंट की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए अगर हम इंटेलिजेंस या कॉग्निशन लेवल की बात करें तो ये हायर मेंटल एबिलिटीज़ हैं। तो हायर मेंटल एबिलिटीज़ जब कम होती हैं, उनका लेवल कम है, तो बच्चों में आमतौर पे ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि उनको मोबाइल चलाना आ रहा है, उनको अच्छा पहनना समझ में आता है, घूमना समझ में आता है, मगर जहाँ हम पढ़ाई की बात करते हैं तो वो या तो याद नहीं कर पाते, याद करते हैं तो वो भूल जाते हैं। ठीक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स हैं वो एक स्पेशल ग्रुप के हैं जिसको हम टेक्निकली स्लो लर्नर बोलते हैं, और इन स्लो लर्नर को हम इंटेलिजेंस टेस्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो 90 से 110 इज एवरेज इंटेलिजेंस, बिलो 70 इंटेलेक्चुअल सब नॉर्मेलिटी है। तो देयर इज अ ग्रुप लाइज बिटवीन 70 एंड 90 IQ। ये स्लो लर्नर ग्रुप है जो अगर आप क्लासरूम में देखें तो मुझे लगता है 40-45 के क्लासरूम में 2 या 3 स्टूडेंट स्लो लर्नर होंगे। उनका जब असेसमेंट कराएंगे तो उनका IQ लेवल 70 से 90 के बीच में आएगा। तो वहाँ पर उनके संग दिक्कत क्या है, जो आसान चीज़ें हैं वो उनको समझ में आती हैं, पर जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट फ्रेमिंग की बात होती है उनके कॉन्सेप्ट्स फ्रेम नहीं होते हैं, उनको लर्न नहीं होता, मेमोरी उनकी बहुत बढ़िया नहीं होती, तो वो एकेडमिकली बहुत अच्छा नहीं कर पाते। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट ग्रुप है, क्योंकि इन्हें ये अनआइडेंटिफाइड चले जाते हैं, इनको किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं मिलता, क्योंकि लोगों की नज़रों में ये एक जो आम भाषा में कहते हैं ना, मक्कार बच्चे हैं, बाकी सब चीज़ों की अकल है और पढ़ाई की अकल नहीं है। मगर ऐसे बच्चों की हमें समस्या समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी हेल्प के साथ ही ये बच्चे भी बेहतर कर सकते हैं। और इन बच्चों को आइडेंटिफाई करने का सिर्फ एक तरीका है कि उनका प्रॉपर असेसमेंट कराएं, इंटेलिजेंस लेवल को आप समझें और उसके अनुरूप उनसे एक्सपेक्ट भी करें और उनको हेल्प भी करें। और अगर आप कानपुर से ही कनेक्टेड हैं तो हैलेट में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में साइकोलॉजिस्ट के रूप में मैं हूँ, और वहाँ पर हम चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं, जिसमें हम आपके बच्चों का प्रॉपर असेसमेंट करके उनकी एबिलिटीज़ के टर्म में आपको जानकारी दे सकते हैं, जो कि आपके और बच्चे दोनों की वेलबींग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वेरी नाइस डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि अगर बच्चों का जो प्रॉपर असेसमेंट कराना हो या IQ टेस्ट कराना हो तो हम कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एंड हमारी एक्सपर्ट ने पहले ही उसके बारे में आपको सही गाइडेंस दे दी है। सो
आपके भी बच्चे, अगर इस तरह की कोई चेंजेस अब आपको नज़र आ रही है आपके बच्चों के अंदर, या ये छोटी छोटी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो इनको इग्नोर मत करिए, उनको इन चीज़ों से मत जोड़िए कि हमारे जो नन्हे उस्ताद है वो इन चीज़ों में तो बड़े एक्सपर्ट हैं, पढ़ाई में नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन पर गौर करके हम अपने बच्चों को डिप्रेशन में और उनके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को हमारे साथ शेयर करने के लिए अब मैं अपने वेबिनार को वाइंड अप करने से पहले अपने एक्सपर्ट्स को बोलूँगी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आप अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ी, हमारे स्टूडियो में आई, हमारे व्यूअर्स को इतनी ढेर सारी अच्छी चीज़ें बताई। एंड व्यूअर्स, अब आप रखिए अपना ख्याल, किसी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आपसे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।